बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सनम शाकिर है और मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के रोहिंग्या खान कैंपस में शोबा उर्दू एंड इकबालियात में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। सबसे पहले तो मैं उर्दू राइटर्स सोसाइटी और अदबी मरकज़ के इश्तराक से होने वाली इस आलमी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस पर इरफान मुर्तज़ा साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन खूबसूरत प्लेटफार्म मुहैया किया जहाँ हम सब मुहक्किकीन अपने मकालाजात पेश करेंगे और बहुत से मौज़ूआत जो हैं वो हमारे सामने आएंगे और एक दूसरे को सुनने का बेहतरीन मौका हमें मुयस्सर आएगा। मेरे मकाले का अनवान जो आज मैं पेश करूँगी, पाकिस्तानी अफ़साने में एहतजाजी रवैये है। पाकिस्तानी अफ़साने की उम्र अपनी कौमी तशख़्ख़ुस के एतबार से तकरीबन 75 साल है। इस अरसे में पाकिस्तानी अफ़साना कई तरह की तब्दीलियों से हमकनार हुआ। पाकिस्तान की समाजी ज़िंदगी के मुताले के लिए उर्दू अफ़साने ने जिस नौ का मवाद हमारे सामने रखा वो हमारी समाजी तारीख़ का अहम और हसास तरीन बाब है। क़याम पाकिस्तान के बाद उर्दू अफ़साने में दो वाज़ेह रुझानात पहलू ब पहलू नज़र आए। अदीब अपने लबो लहजे, तर्ज़ एहसास और तदबीर कारी के हवाले से फ़र्द की बेबसी मजबूरी को हकीकत पसंदाना नुक्ता नज़र से अपना मौजू बनाते रहे हैं, जबकि दूसरे अफ़साना निगारों ने फितरत के मुताबिक ख्वाब ख्याल की रंगीनियों और रनाइयों से इंसान की जज्बाती आज़ादी और फितरी मसरतों को नुमायाँ करने की कोशिश की। काबिल गौर बात यह है कि ये दोनों रुझानात एक ही सियासी और समाजी पस मंज़र की अक्कासी करते रहे। इंसानी तारीख़ इस बात की शाहिद है कि जब से दुनिया वजूद में आई, आज़ादी को सलब करने वाली क़ुव्वतें और आज़ादी के हसूल की जदोजहद में मसरूफ़ अवाम की कशमकश जारी है। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मज़बूत अक़वाम कमज़ोर कौमों पर अपना तसल्लुत कायम रखना चाहती हैं। समाज में बालादस्त तबके अवाम का इस्तेहसाल करते चले आ रहे हैं और इन्हीं इस्तेहसाली क़ुव्वतों से निजात हासिल करने के लिए मज़ाहमती अमल जारी और सारी रहता है। तक़सीम हिंद के साथ ही ऐसे वाक़यात सामने आए जिन्होंने तक़सीम के अमल को तल्ख़ तर बना दिया। फसादात, हिजरत, जान व माल की तबाही, महाजरीन की आबादकारी और इस तरह के दीगर मसाइल शुरू ही से पाकिस्तानी माशरे के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हुए। इस सूरत हाल को मुफाद परस्तों के गिरोह ने और भी संगीन बना दिया। वसाइल की कमी के बावजूद फौरी तौर पर पेश आने वाले तमाम माशी व माशरती मसाइल पर बज़ाहिर काबू पा लिया गया, लेकिन मुफाद परस्त अनासिर ने हर मुमकिन तरीके से मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की राह हमवार की। क़याम पाकिस्तान के बाद कुछ अरसे तक फसादात ही अफ़सानों का बुनियादी मौजू बनते रहे। कुछ मुद्दत बाद जब ज़िंदगी मामूल पर आई और बदअमनी इंतशार की फ़िज़ा छट गई तो नए मौज़ूआत अफ़सानों में आने लगे। पाकिस्तान की गैर मुस्तहकम सियासी सूरत हाल ने उर्दू अदब पर गहरे नकुश मरतब किए। इसी अहद में जब तरक्की पसंद तहरीक पर पाबंदी आयद कर दी गई तो तख्लीकी अमल तोड़ फोड़ का शिकार हो गया। गैर मुस्तहकम हुकूमत पर 1958 के मार्शल लॉ ने आज़ादी के ख्वाबों को मुंतशिर कर दिया। आज़ादी इजहार पर पाबंदी आयद कर दी गई। चुनाचे इस मार्शल लॉ ने जहाँ माशरती ज़िंदगी को मुतासिर किया, वहाँ अदब भी मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। फ़ौजी आमरीत के इस दौर ने अफ़साने में इनकलाबी तब्दीलियाँ पैदा कीं। चुनाचे जबरियत का ये कांटा अदीब को खारिज की बजाय दाखिल की तरफ ले गया। नया अफ़साना अपने अलामती उसलूब के साथ उभर कर सामने आया। ये अंदाज़ सिर्फ मार्शल लॉ की देन ही नहीं था, बल्कि बरसगीर की तक़सीम से पैदा होने वाले हालात भी इसमें शामिल थे, जिनमें गुज़श्ता कदरों के मलिया मीट होने का दुख भी है और अपनी पहचान की भी सुनाई दे रही है। कोटेशन कोट: ये हकीकत है कि पाकिस्तान में 1958 के बाद, ख़ुसूसन फ़ौजी आमरीत के क़याम के बाद, उर्दू अफ़साने में इनकलाबी तब्दीलियाँ रूनुमा हुईं और सियासी जबर का नतीजा ये निकला कि मुसन्निफ़ ने
خارج کے بجائے داخل کی جانب توجہ دینا شروع کر دی، اس کا زاویہ نگاہ بدل گیا انکوٹ۔ اس دور میں فکری اور نظریاتی شکست و ریخت کی بدولت معاشرے کا اخلاقی اور سماجی قدروں پر سے اعتماد اٹھ گیا۔ سیاسی، مذہبی اور معاشرتی جبر کے باعث ادب میں ان موضوعات پر کھلا اظہار ممنوع قرار دینے کی وجہ سے ادیب علامتی طرز اظہار کی طرف مائل ہو گئے اور افسانہ اس رویے میں پروان چڑھنے لگا۔ جدید افسانے میں کردار اپنی اصلی ناموں کے ساتھ نہیں بلکہ فرضی فیکٹروں میں سامنے آئے۔ کبھی وہ، یہ اور میں کا ذکر ہوتا تو کبھی بے، جیم، دال کے ناموں کی فہرست سامنے آتی۔ جب کردار معدوم ہوں تو کوئی بھی واضح شکل نظر نہیں آتی۔ ایسے میں کہانی کی تشریح کا دائرہ مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ سیاست کا وہ دور جس میں ایوب خان مارشل لاء سے ادیبوں کا واسطہ پڑا، جس کو پابندیوں کا دور کہا جا سکتا ہے، بعد میں درپیش حالات پاکستانی سیاست کو یحییٰ خان کے مارشل لاء کی طرف لے جاتے ہیں، اور سقوط ڈھاکہ، قومی اتحاد کی تحریکیں، جلاؤ گھیراؤ، بھٹو کی پھانسی، ضیاء الحق کا مارشل لاء ایسے ہی حوادث تھے جن سے ادیبوں کا متاثر ہونا لازمی امر تھا۔ 60 کے عشرے میں افسانہ نگاروں میں انتظار حسین، انور سجاد، خالدہ حسین نے ابتدائی طور پر اپنے عہد کے بکھرے شیرازے کو تمثیلی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ انتظار حسین دیو مالائی مضامین، حکایتوں، مذہبی روایتوں اور ماورائی داستانوں کو مثالوں کے ذریعے پیش کر کے اپنی عہد کی مکمل ترجمانی کرتے ہیں۔ انور سجاد نے اپنے افسانوں میں پاکستان کے حبس زدہ ماحول، سیاسی و سماجی ماحول، عوام کی بے چینیوں، دبی ہوئی آوازوں اور بے شناخت چہروں کی عمدہ منظر کشی کی ہے، جبکہ خالدہ حسین نے ان کریہ مناظر کو پیش کرنے کے لیے صوفیانہ وارداتوں کا سہارا لیا اور اپنی عہد کی منظر نگاری کے لیے تمثیل کا استعمال کیا۔ مارشل لاء کے خلاف ادیبوں کا احتجاج 1977 میں واضح طور پر نظر آنے لگتا ہے، اور اس سلسلے میں گواہی کی اشاعت ایک تاریخی واقعہ ہے۔ افسانوی مجموعہ گواہی مارشل لاء کے نفاذ کے 8ویں مہینے بعد منظر عام پر آیا۔ اس افسانوی مجموعے میں 14 افسانے شامل تھے۔ اعجاز راہی نے اس افسانوی مجموعے کو مرتب کیا، جس کی وجہ سے انہیں ملازمت سے بھی برطرف کر دیا گیا اور سزا بھی بھگتنی پڑی۔ اس صورتحال سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس عہد میں عوام مارشل لائی جبر سے آنکھ ملانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ 1977 کے مارشل لاء کے بعد ملک کی صورتحال کی منظر کشی ڈاکٹر رشید امجد نے ان الفاظ میں کی، کوٹیشن کوٹ: 1977 کا مارشل لاء غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر آئینی اور بلا جواز تھا، کیونکہ یہ 1973 کے متفقہ طور پر منظور شدہ آئین سے بغاوت تھی۔ چنانچہ اس کا رد عمل بھی اتنا ہی شدید ہوا، جس کا اظہار شعر و ادب میں بھی اس قدر ہوا کہ اسے سمیٹنے کے لیے کئی جلدیں ناکافی ہیں۔ یہ مزاحمتی ادب کے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ کوٹیشن انکوٹ: مزاحمتی ادب کا آغاز 1970 کے عشرے میں ہوا اور آج بھی اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس عہد میں کم و بیش تمام ہی افسانہ نگاروں نے مزاحمت اور احتجاج پر قلم اٹھایا۔ بلا شبہ ہر نئی صورتحال نئے انکشافات سے روشناس کراتی ہے۔ ان نئے انکشافات کے راستے ادب میں نئے موضوعات کے در کھلتے ہیں۔ آمریت کے اس طویل ترین تجربے نے احتجاج کی لہر کو ہمارے ادب کا باقاعدہ حصہ بنا دیا۔ احتجاجی رویوں کے حامل افسانوں کے ضمن میں سب سے پہلے انتظار حسین کا افسانہ کشتی ہے، جس میں انہوں نے طوفان نوح کا استعارہ پیش کیا ہے۔
इस तरह उन्होंने कश्ती में फ़र्द की तन्हाई और बेबसी को पेश करने की कोशिश की। सुबह के खुशनसीब लोग भी एहतजाजी रवैये की हामिल कहानी है। अनवर सज्जाद के अफसानों में सियासी कशमकश, अवामी आगाही, घुटन, सियासी जबर, इज़्तिराब व बेचैनी और जबर इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत अलामतों और इश्तिहारों के ज़रिए बयान की गई है। अनवर सज्जाद का अफसानी मजमूआ आज असरी हसासियत का हामिल है। इस मजमूए के नाम से ही ज़ाहिर है कि वो अपने अहद के सियासी, समाजी, माशी, इक़्तिसादी, जिनसी गर्ज़ हर पहलू का गवाह है, जिसमें मुल्क के बदतर सियासी हालात, बरसरे इक़्तिदार रहनुमाओं की कजरवी, तबक़ाती कशमकश, मुफाद परस्ती, जंग का खौफ, मुफलसी व फाका कशी, जिनसी बेराह रवी, इंसानी अखलाकी कदरों का ज़वाल, गर्ज इसमें सभी कुछ शामिल है। वो अपने मुतल्लिक़ खुद लिखते हैं कोट कि उम्र भर वो एक ही अफसाना लिखते रहे जिसका मौजू जबर के ख़िलाफ़ एहतजाज है, अनकोट। बिच्छू, गार, नक्श, इनकी ऐसी ही कहानियाँ हैं जिसमें इब्हाम छुपा हुआ है। बिच्छू अफसाने का पहला जुमला बहुत मायने खेज़ है, कोट, अगर बिच्छू दहकती आग के दायरे में महसूर हो जाए तो वो खुद को डंक मारकर मर जाता है, अनकोट। ये कहानी चंद बिच्छुओं की है जो एक कमरे में पैदा होती है। कमरे से जुड़ा हुआ एक गुसल खाना है और इन दोनों के दरमियान में एक सुराख, जहाँ एक नर और मादा बिच्छू अपने 5 अदद बच्चों के साथ रहते हैं। मादा और नर बिच्छू के दरमियान तसादम होता है और इस तसादम का इख्तिताम दोनों की मौत पर होता है। इनके बच्चे जोहर के गंदे पानी में भीग जाते हैं और सफ़ेद कागज़ पर चलकर मुख्तलिफ़ तरह के नक्शो नगार बना देते हैं। अफसाना निगार ने सफ़ेद कागज़ से दुनिया को ताबीर दी है जिस पर इंसान अपने नक्श छोड़ जाता है। नर और मादा बिच्छुओं का आपसी तसादम मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम की अलामत है। अनवर सज्जाद का अफसाना रात का सफ़रनामा भी एहतजाजी रवैयों का उम्दा नमूना है। इस अफसाने में मार्शल लॉ के दौर को तारीकी से तशबीह दी है कि मार्शल लॉ के अंधेरे से पूरी कौम दब चुकी है और जमहूरियत की सुबह का इंतज़ार कर रही है। कोम्पल अफसाने में भी बरसरे इक़्तिदार तबके के जुल्म जबर की कहानी है जिसके किरदार आम बेगुनाह इंसान हैं। इस अफसाने में जबर व तशद्दुद, एहतजाज और सब्र व ज़ब्त की क्रिया सूरतें पेश की गई हैं। कोम्पल के बेनाम किरदार सियासी जबर और आमरों के जुल्म व तशद्दुद का शिकार हैं। इसी तरह रशीद जमदद के अफसानों के मौज़ूआत अपने अहद के जुल्म जबर, तबक़ाती कशमकश, अदम तहफ़्फ़ुज़, अदम मसवात और मुनाफ़क़त के अक्कास हैं। रशीद अमजद ने जब अफसाना लिखना शुरू किया तो इस वक्त अयूब खान के मार्शल लॉ का दौर था। हब्स, घुटन और जबर ने ज़िंदगी मुश्किल कर दी थी। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। रशीद अमजद के अफसानों में उजड़े ख्वाब, आज़ादी का खून और अज़ियत और अफसरदगी पूरे माहौल पर छाई नज़र आती है। उनके यहाँ वो और मैं ऐसे अहम किरदार हैं जो इस बेजार व मददगार माशरे में भटकते हुए दिखाई देते हैं। माहौल के जबर में फ़र्द की हैसियत के मादूम हो जाने का मसला पेश किया गया है। अहमद जवेद ने पाकिस्तान की सियासत में फ़ौज के अमल दखल को नहायत मुख्तसर अंदाज में बयान किया। उनका अफसाना प्यादे इस सूरत हाल का मुकम्मल तर्जुमान है। इसी तरह उनका अफसाना गश्त पे निकला हुआ सिपाही भी एहतजाजी रवैयों का आकाश है। उनका अफसाना भेड़ बकरी भी मार्शल लॉ के एहतजाज में लिखा हुआ है, क्योंकि जनरल ज़िया ने अपने दौरे इक़्तिदार में सहाफ़ियों को कोड़े लगाए
प्रोफेसरों और दानिश्वरों को जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया, उनकी तजलील की और जीना दोपर कर दिया। पूरी कौम को भेड़ बकरी समझा गया। ये अहमद जावेद का एक शाहकार अफसाना है। अनवार अहमद ने भी मार्शल लॉ और इसके नतीजे में पैदा होने वाली खराबियों को अपने अफसानों का मौजू बनाया। मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ लिखते वक्त उनके लहजे में खुद ब खुद तलखी उभर आती है, जिससे उनकी तहरीरों में मज़ाहमत, गम व गुस्सा और एहतजाज के शदीद रवैये मौजूद हैं। उन्होंने अपने इर्द गिर्द फैली ज़िंदगी में मौजूद तल्ख़ हक़ाइक़ का बहुत बारीक बीनी से जायज़ा लिया। अपने अफसाने शहर का पहला मुहिब्बे वतन बच्चा में मार्शल लाई जबर की मंजरकशी बहुत ओंदगी से की। अपने अफसाने सूरों के हक़ में एक कहानी में असद मोहम्मद ख़ान ने समाज की जीती जागती तस्वीर पेश की। उन्होंने अवाम की फितरी और सीधी सादी ज़िंदगी में मार्शल लाई हुकूमत को रखना बनाकर पेश किया, जो आम आदमी की आज़ादी को सलब करना चाहते हैं। समी आहूजा ने भी मार्शल लॉ को अपने अफसानों का मौजू बनाया। वो एक ऐसे अफसाना निगार हैं जिन्होंने इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर इंसानी आज़ादियों को सलब करने और जज्बों को कुचलने के मंजर पेश किए हैं। समी आहूजा के अफसानवी मजमूए जहन्नम में की तमाम कहानियों में एहतजाज की आवाज़ नुमायाँ है। उनके अफसाने रात बेख्वाब का उन्वान ही ऐसा है जिससे ज़ाहिर हो रहा है कि रात से मुराद मार्शल लॉ की तारीकी है, जिसमें अवाम का मुस्तकबिल तारीक हो जाता है। शुएब खालिक का शुमार भी एहतजाजी रवैयों के हामिल अफसाना निगारों में होता है। उनका अफसाना हिजरत ज़दा शहर में एहतजाजी रवैयों को नुमायाँ किया गया है। अफसाने की इब्तिदा तक़सीम वतन के वाक़यात से होती है। ये अफसाना हिजरत, जमहूरियत, फिर मजहबी आज़ादी, सकूत ढाका और मार्शल लॉ के अदवार पर मुहित है। अहमद दाऊद के अफसानों में अपने अहद के सियासी और समाजी जमूद और तहजीबी जबर के ख़िलाफ़ एहतजाज और बगावत वाज़े तौर पर मौजूद है। बिलखसूस मार्शल लॉ की पाबंदियों और घुटन ज़दा माहौल में फ़र्द की आज़ादी खो जाने का अलमिया बार बार दोहराया गया। उन्होंने आमरीत के ख़िलाफ़ अपनी नफ़रत और गम और गुस्से को बड़े पुरअसर अंदाज में पेश किया। मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ अफसानों में जवां मर्द का नोहा, शहीद और विस्की और परिंदे का गोश्त शामिल हैं। विस्की और परिंदे का गोश्त में एहतजाज की लय बहुत बुलंद है। कहानी का एक इक़्तिबास मुलाहिज़ा फरमाएं। कोटेशन कोट: विस्की, परिंदों का गोश्त, नौखेज़ लड़कियां हमारे मुजाहिदों की मरगूब ग़ज़ा हैं, लेकिन भागते वक्त जराबें, जांघिए और माशूक़ों के ख़त खंदकों में छोड़ आते हैं। कोटेशन अनकोट। अहमद दाऊद बहुत बेबाक और निडर अफसाना निगार हैं। वो अपनी बात कहने में कभी नहीं घबराते, इसीलिए मार्शल लॉ के निज़ाम को नापसंदीदा करार देते हैं। उन्होंने अपने अफसाने अजायब घर में समाज की अक्कासी का बेहतरीन नमूना पेश किया। अपने अफसाने में लिखते हैं, वो चारों तरफ देखकर कोटेशन कोट, वो चारों तरफ देखकर बोली, यहाँ भेड़िए होते हैं। पगली लड़का इसके गालों को थपथपाते हुए बोला, वो तो सारे इधर उधर शहर में चले गए हैं अदालतें और छौनियाँ आबाद करने। कोटेशन अनकोट। उनके अफसानवी मजमूए दुश्मनदार आदमी में भी एहतजाजी रवैये नुमायाँ हैं। एहतजाजी रवैयों के हामिल अफसाना निगारों में अहम नाम खालदा हुसैन का भी है। जबर के माहौल की मंजरकशी के लिए उन्होंने मकड़ी को अलामत के तौर पर पेश किया। जिस तरह मकड़ी शानदार मकान या इमारत को अपने जाल से बदसूरत बनाती है, इसी तरह मार्शल लॉ जमहूरियत के अजीमुल शान कले को तहस नहस कर देती है। मकड़ी के जाल में कोई भी जानदार फंसकर आज़ादी से महरूम हो जाता है।
اس طرح مارشل لا میں بھی سب سے پہلے عوام کی آزادی سلب ہوتی ہے۔ مرزا حامد بیگ کے نزدیک آزادی انسانی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے بغیر انسان کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں۔ ان کے ہاں شناخت سب سے بڑا مسئلہ ہے جس سے پوری قوم دوچار ہے۔ انہوں نے اپنے افسانے رہائی میں شناخت کو ہی موضوع بنایا جو مارشل لا کی آمد سے کہیں کھو گئی۔ مستنصر حسین تارڑ نے مارشل لا کے احتجاج میں آکٹوپس افسانہ لکھا۔ اس کہانی میں آکٹوپس کا جلوہ پوری طرح چھایا ہوا ہے جو آبادیوں، بستیوں، شہروں، گاؤں اور لوگوں کو اپنے شکنجے میں جکڑتا چلا جاتا ہے۔ مظہر الاسلام نے بھی احتجاج پر افسانہ لکھا۔ ان کا افسانہ کندھے پر بیٹھا کبوتر بھی مارشل لا کا گواہ ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایک چوکیدار نہایت زبردستی سے اپنے فرائض انجام دے رہا تھا، لیکن وقت اور حالات نے اس چوکیدار کو سفاک بنا دیا اور وہ بھیڑیا بن گیا۔ جبر اور فسطاطیت کی یہ کہانی اسی دیس کی ہے جس میں آمریت کے بادل منڈلاتے رہتے ہیں۔ منشیات ایسے افسانہ نگار ہیں جس کے افسانے کئی جہتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان کے ہاں احتجاج کے ہمراہ امید کا چراغ بھی روشن ہے۔ افسانہ بوکا بھی اسی طرح کا ہے۔ اس افسانے کا اہم کردار بوکا ہے جو ایک کنویں میں گر جاتا ہے، کوئی بھی اس کو باہر نکالنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ایک آدمی اس کی مدد کرتے ہوئے بوکے کو کنویں سے باہر نکال لاتا ہے اور رسی سے باندھ دیتا ہے، لیکن کوئی طاقت دوبارہ اس کو کنویں میں ڈال دیتی ہے۔ منشیات نے بوکا سے جمہوریت کو مراد لیا ہے۔ یہ نظر نہ آنے والی طاقت پاکستان کی ایجنسیاں ہیں جو جب چاہتی ہیں جمہوریت کو پابائے زنجیر کر دیتی ہیں۔ حالات کے ظلم و ستم کی کہانی اور مارشل لا کی تاریخی کا اندازہ لگانے کے لیے یہ سطریں بھی ملاحظہ فرمائیں۔ کوٹیشن کوڈ: کچھ پتہ نہیں چل رہا، آسمان دھند میں چھپا ہوا ہے، کوئی ستارہ نظر نہیں آتا جس سے وقت کا اندازہ ہو سکے۔ عجیب رات ہے، لگتا ہے وقت ایک جگہ پر رک گیا اور کبھی صبح نہیں ہوگی۔ کوٹیشن ان کوٹ۔ ان افسانوں کے علاوہ بھی اور بہت سے افسانے احتجاجی رویوں کے غماز ہیں۔ اختر جمال کا سالگرہ کا کیک، افضل توصیف کا 25واں گھنٹہ، جاوید اختر بھٹی کا مگر تم زندہ رہنا، زاہدہ حنا کا جسم اور زبان کی موت سے پہلے، فرخندہ لودھی کا گندی مچھلی، حمید شاہد کا آخری صفحے کی تحریر وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 12 اکتوبر 1990 کو پاکستان کی تاریخ نے پھر کروٹ بدلی۔ ایوان میں ایک بار پھر فوجی بوٹوں کی دھمک سنائی دی۔ اس وقت کی جمہوری حکومت کا تختہ فوج نے پلٹ دیا اور حکومت اس وقت کے فوجی حکمران پرویز مشرف نے سنبھالی۔ کچھ عرصہ بعد جنرل پرویز مشرف ریفرنڈم کے ذریعے ملک کے صدر کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ یہ عہدہ ایک طرح سے مارشل لا کا نیا دور تھا، کیونکہ پریس کو آزادی حاصل تھی۔ پرویز مشرف نے صدر کے عہدے پر برقرار رہتے ہوئے جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کا خیال تھا کہ حقیقی جمہوریت کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن 18 فروری 2008 کے انتخابات کے نتیجے میں عوامی حکومت برسر اقتدار آئی۔ اس طرح ایک بار پھر پاکستان مارشل لا کے چنگل سے آزاد ہو گیا اور عوام کو جمہوریت کی کھلی فضا میسر آئی۔ شکریہ۔